हेलो स्टूडेंट्स, देखो सीए इंटर में नवंबर 23 के लिए लॉ के जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे इनमें से ऑलमोस्ट अमेंडमेंट पुराने हैं, कोई नया अमेंडमेंट नहीं आया। सबसे पहला चैप्टर 1 जो स्मॉल कंपनी है उसका जो डेटा है वो उन्होंने कहते हैं इसमें क्या कर दिया, थोड़ा अपग्रेड कर दिया। तो जिसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है एंड टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं है। स्मॉल कंपनी में कभी भी आपको कहते हैं इसमें क्या नहीं करना चाहिए, सेकंड डेटा यूज नहीं लेना चाहिए। स्मॉल कंपनी में आपको हमेशा फर्स्ट डेटा से क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन करना चाहिए। तो 4 करोड़ एंड 40 करोड़ ये जिसकी पेड अप कैपिटल है, हम उस वाले स्मॉल कंपनी की कहते हैं इसमें क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेट अब स्मॉल कंपनी कौन सी हो गई, वो प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है एंड टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं है। और एक्सक्लूड किसको कर रहे हैं, सेक्शन 8 कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, जो कंपनी गवर्न होती है स्पेशल एक्ट से। सेकंड, ये भी देखो पहले क्या था, ट्रेडमार्क ओनर अप्लाई करता था गवर्नमेंट से कि सर देखो मेरे ट्रेडमार्क का वायलेशन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट 6 मंथ्स के टाइम देती थी, पर अब कितना हो गया टाइम, 3 मंथ्स। तो जिस दिन गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया उसके 3 मंथ्स में आपको ओआर पास करके अपना नेम क्या करना होगा, चेंज। अब सपोज करो आपने गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं माना, तो गवर्नमेंट अपने साइड से आपका नेम क्या कर देगी, चेंज। फिर आरओसी क्या करेगा, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में वो नाम कहते हैं इसमें आपका हटाएगा और नया नाम आपको कहते हैं इसमें इश्यू कर देगा। ये पुराने चेंजेस हैं। पेनल्टी काम की नहीं, छोड़ दो। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में इन्होंने एक नई चीज ऐड कहते हैं इसमें की। नई चीज क्या ऐड की, अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट हमारे नेबर नेशन को ऑफर कर रहे हो, प्राइवेट प्लेसमेंट नेबर नेशन के किसी पर्सन जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, ये सब बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या लेनी होगी, अप्रूवल किसकी, गवर्नमेंट की, फेमा एक्ट में। अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं इसमें किसको ऑफर करने जा रहे हो, नेबर नेशन के किसी पर्सन को, वो भी खास तौर से ये हमारे जो पाकिस्तान चाइना वाले महापुरुष हैं उनका ध्यान रखना है, क्योंकि इन नालायकों ने सिक्योरिटीज खरीद ली तो उस कंपनी का कंट्रोल उनके पास है, तो वो किसके गुण गाएंगे, फिर चाइना पाकिस्तान वालों के। नेक्स्ट, ये आपने एक पॉइंट हटा दिया, मतलब जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी को फाइल करते हैं उसमें से अब ये पॉइंट हट चुका है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट मतलब आपने अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज किया, उसका रिटर्न जो आरओसी को फाइल करता है, अब उसमें बोनस इश्यू वाली डिटेल फॉर्म PS3 में विद इन 30 डेज फ्रॉम बोनस इश्यू आपको देने की जरूरत नहीं है, तो ये पॉइंट हट गया। डिपॉजिट वाले चैप्टर में रूल 16 रिटर्न ऑफ डिपॉजिट टू बी फाइल्ड विद आरओसी, अब वो रूल 16 का रिटर्न कहते हैं इसमें कौन फाइल करेगा, ऑडिटर ऑफ कंपनी। ये वर्ड ऐड हो गए, तो ये रूल 16 में ऑडिटर ऑफ कंपनी वर्ड आपने यूज लिया है। वैसे भी देखो आरओसी को फाइलिंग है DPT 3 पूरे डिपॉजिट्स वाले चैप्टर में। ये सब मैं फिर कह रहा हूं पुराने डेटा है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस में इसमें इन्होंने एक नई चीज ऐड की, ये पहले नहीं था, नथिंग अप्लाई। कुछ चेंजेस एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर चार्ज किसने क्रिएट या मॉडिफाई किया है, बैंकिंग कंपनी ने। तो सेक्शन 77
जो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहा है उसका कनेक्शन किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, बैंकिंग कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होगा कोई भी बात। तो एक तरह से बैंकिंग कंपनी सेक्शन 77 से क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। भाई एक बैंक भी तो दूसरी बैंक और से लोन लेती है, आरबीआई से लोन लेते रहते हैं, तो उनके भी एसेट्स पे चार्ज क्रिएट होता है, पर ये हमें फॉलो नहीं करना। फिर एक और चीज आई, साइनिंग ऑफ चार्ज ई फॉर्म्स बाय इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और लिक्विडेटर फॉर कंपनीज अंडर रिजोल्यूशन और लिक्विडेशन। अगर किसी कंपनी का आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में लिक्विडेशन चालू हो गया या कंपनीज एक्ट में लिक्विडेशन चालू हो गया, या लिक्विडेशन चालू नहीं हुआ अभी सेटलमेंट चल रही है, तो उस कंपनी को चलाने के लिए भी तो पैसे की जरूरत पड़ती है। तो वो जो लोन और कहते हैं इसमें लेना है, उस पे साइन किसके आएंगे, आईआरपी, आरपी या लिक्विडेटर। अब ये आईआरपी आरपी इंटर के लेवल के नहीं होते, सीए फाइनल के होते हैं। आपने अभी एप्लीकेशन दी है और एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई तो मोर्चा संभालता आईआरपी। आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो आईआरपी का प्रमोशन हो जाता है आरपी। सेटलमेंट नहीं हुई तो लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाता है तो लिक्विडेटर। तो इसमें मत उलझो। फॉर्म CHG 1489 ये कौन साइन करेगा, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। मैं तो प्रिफर करूंगा, नाम याद है आरपी आईआरपी लिक्विडेटर तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ देना। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर कुछ खास चीज नहीं है, बस इतना सा है कि ये जो पर्टिकुलर्स है, रजिस्टर या इंडेक्स या रिटर्न मेंबर्स ऑफ कंपनी, इसका इंस्पेक्शन नहीं हो सकता। तो देखो एड्रेस और रजिस्टर्ड एड्रेस, ईमेल आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन नंबर, इसका इंस्पेक्शन करने की परमिशन नहीं है। तो आप मेंबर का नेम देख लो, उसने कितने शेयर्स होल्ड किए वो देख लो, पर बाकी ये वाली डिटेल आप चेक नहीं कर सकते, नो इंस्पेक्शन। डिविडेंड वाले चैप्टर में वैसे तो इन्होंने कुछ खास कहते हैं इसमें क्या नहीं किया, ऐड नहीं किया, बस इन्होंने इतना सा कनेक्शन कहते हैं इसमें ऐड कर दिया, जो चैप्टर 7 में एसबी होता है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, उसके शेयर्स ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे ट्रांसफर होकर कहां पे आए हैं, आईपीएफ में। तो वो शेयर्स और रिजल्टेंट बेनिफिट वो भी आजकल किसका पार्ट बनेंगे, आईपीएफ का। चैप्टर 9 सीएसआर तो भर के अमेंड हुआ, पर ये भी कोई नए अमेंडमेंट नहीं है। आपको अगर पता हो कोविड-19 के टाइम पर हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स्ड हो गया था, तो ऑक्सीजन से रिलेटेड आपने कई सारी चीजों को सीएसआर में ऐड कर दिया। जैसे ऑक्सीजन कहते हैं इसमें प्लांट नहीं थे, आपने लगा दिया। ऑक्सीजन कहते हैं इसमें बॉडी तक पहुंचाने के लिए वो कॉन्सेंट्रेटर और उसकी जरूरत होती है, वो इक्विपमेंट बनवा दिए। मेकशिफ्ट हॉस्पिटल अरेंज कर दी, वो भी अब सीएसआर में आ जाएगी। मतलब कोविड से रिलेटेड आते ही सीएसआर में चिपका दो। फिर इन्होंने एक और नई चीज ऐड की, हर घर तिरंगा। ये पिछले साल नया ऐड हुआ, वो अपना आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो कंपनी अगर हर घर तिरंगा पहुंचा दे, तो वो भी हर घर का मतलब पूरे इंडिया में नहीं, तिरंगा सर्कुलेट कर दे, तो भी वो कहते हैं सीएसआर में काउंट कर सकती है। नेशनल फ्लैग है। ये तो सीधे सीधे पॉइंट थे। आपने सीएसआर की लायबिलिटी कॉम्प्लाई की है, ये फॉर्म सीएसआर 2 में किसको बताया जाता है, आरओसी को। जब आरओसी को सेक्शन 137 में बहुत सारे फॉर्म फाइल होते हैं, जैसे नॉर्मल कंपनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्म एओसी 4, एनबीएफसी है एओसी 4 एनबीएफसी में, सीएफएस है तो बीच में सीएफएस ऐड कर दो, एक्सबीआरएल टैक्सोनॉमी से फाइल करते हो तो फॉर्म एओसी 4 एक्सबीआरएल, ये सब फॉर्म के साथ ये सीएसआर 2 भी फाइल होता है। तो ये भी कोई काम का पॉइंट नहीं है। नया अमेंडमेंट मैं फिर कह रहा हूं, एक भी नया एक्सेप्ट दिस, ये है ऑडिट ट्रेल एंड एडिट लॉग, ये वाले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अब यूज्ड बाय कंपनी। ऑडिट ट्रेल एंड एडिट लॉग में होता क्या है, टाइम एंड डेट वाइज एंट्री होती है।
ऑडिटर का आधा काम हो जाएगा इससे। नालायक कंपनियां क्या करती है, ऑडिटर तो उससे मिला होता है, पैसा दे रही कंपनी उसे, साल के एंड में मिल बांट के डिसाइड करते हैं कितना प्रॉफिट दिखाना है, कितना टैक्स देना है। तो वो एंट्री मैनिपुलेट कर लेते थे और पता ही नहीं चलता था ये ओरिजिनल एंट्री है मैनिपुलेटेड। पर ऑडिट ट्रेल एंड एडिट लॉग का फीचर आने का मतलब क्या हो गया, टाइम एंड डेट वाइज एंट्री होगी। चेंज करोगे तो कौन से दिन चेंज किया और क्या चेंज किया वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा सॉफ्टवेयर में। तो 1 अप्रैल 23 से जो भी फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ है और आगे तक, अब कंपनियां ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करेगी जिसमें दोनों फीचर हो। ये वैसे तो स्टार्ट 22 से होने वाला था, नालायक कंपनियों ने 1 साल आगे बढ़वा लिया मैटर। (31 मई 22 से 30 जून 22), ये तो वो CSR2 फाइल करने की टाइमिंग है, इग्नोर कर दो। तो जो कंपनियां पहले CSR2 31 मई 22 तक फाइल करती थी, अब उनको हमने छूट दे दी कि कहां तक फाइल कर दो, 30 जून 22 तक। ये छोटे मोटे चेंज आते रहते हैं, आप ये चेक करो क्वेश्चन कहां बनता है। फिर नेक्स्ट, कोई भी कंपनियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन करी है तो उसकी एक्सेस कहां पर होनी चाहिए, इंडिया में, एक्सेसिबल इन इंडिया। पहले इसमें वर्ड था फॉर सब्सिक्वेंट यूज, अब इसने कह दिया ऑल टाइम्स कहां पर एक्सेस होना चाहिए, इंडिया में। या आप मान लो फॉरेन कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो क्या आप इंडियन इन्वेस्टर से एक्सपेक्ट करोगे वो फॉरेन टिकट कटा के वहां जाकर चेक करके आएगा? आप इंडिया में उसकी एक्सेस दो। पहले बैकअप पीरियोडिक बेसिस पे लेना पड़ता था, उसमें कुछ दिन का डेटा उड़ जाता था। आजकल बैकअप कैसे लेना है, डेली बेसिस, पीरियोडिक बेसिस वर्ड हट गया। सर्विस प्रोवाइडर आउटसाइड द इंडिया, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन इन कंट्रोल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स इन इंडिया। मतलब आप फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर की मदद ले रहे हो, तो इंडिया वाले किसी ऐसे बंदे की डिटेल दो जो इंडिया में उन बुक्स एंड पेपर्स को कंट्रोल करता है। वो वाला तो फिर भी थोड़ा ठीक था। कोई भी कंपनी अनस्पेंड CSR अकाउंट, ठीक है, इसमें नया क्या है, ये तो हट गया। अच्छा वो वाला हट गया कि लास्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से अगर आप सेक्शन 135 क्लॉज 1 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते तो आपको CSR कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, वो पॉइंट हट गया। ठीक है, ये पॉइंट तो ओमिटेड हो गया। मतलब अब पॉइंट देखो सिंपल सा क्या है, CSR कमेटी आपको बनानी है अगर आप सेक्शन 135 क्लॉज 1 की रिक्वायरमेंट पूरा करते हो, ठीक है। CSR के अंदर देखो क्या है, थोड़ा सा रायता ज्यादा फैला है। मैं आपको मेरे अभी जो मई 24 का बैच है उसके बियाप पर कहते हैं इसमें बता रहा हूँ। वॉल्यूम 21 CSR अभी रिसेंटली मैंने कब करवाया है, 53, 52, 51, 49 क्लास में। मतलब मैं ज़्यादा नहीं बता रहा आपको, बस उतना ही पोर्शन बता रहा हूँ जो आपका अमेंडमेंट सीधा सीधा आपको दिख जाएगा। इसमें भी एक काम की चीज़ है, एक चीज़ ध्यान रखना, कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी इस वे से फॉलो करना। अगर कोई कंपनी इस 1 to 3 में नहीं आ रही और उसके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उसकी CSR कमेटी का कंपोजिशन किससे होगा, 3 और मोर डायरेक्टर्स, जिसमें से एक कौन होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसमें क्या है, पहले वाली मॉड्यूल में कंफ्यूजन दे रखा था, अब क्लैरिटी है। तो अगर कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट ही नहीं करना, जैसे अनलिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, तो वहां CSR कमेटी 2 ही डायरेक्टर से बन जाएगी। अगर आपको कहते हैं इसमें प्राइवेट कंपनी और 2 ही डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं तो फिर वहां CSR कमेटी 2 ही डायरेक्टर से बनेगी। इसमें और इसमें फर्क क्या है,
प्राइवेट कंपनी में भी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स तक हो सकता है। अगर 2 से ज्यादा है तब भी 2 ही से बन सकती है, और 2 ही है तो 2 से बनी जाएगी। तो 2 2 2 2। फॉरेन कंपनी 2 क्लॉज 42 जो बनी बाहर है पर इंडिया में बिजनेस है, वहां 2 पर्सन, तो सब में देखो 2 2 2 चल रहा है। 3 कब आया? जब आप इन 3 सिचुएशंस में नहीं आए पर आपके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो CSR कमेटी किससे बन रही है? 3 और मोर डायरेक्टर्स, मतलब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को प्लस कर दो। तो एक तो ये डेटा, एक और डेटा देखो, ये CSR कमेटी कब बनानी है? जिस कंपनी का इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में से इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी होती है, नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, या फिर कहते हैं इसमें नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर, जस्ट इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जस्ट पिछले वाले ईयर, तो आपको CSR कमेटी बनानी है। पर इसमें भी कब नहीं बनानी? अगर आपका CSR एक्सपेंडिचर 50 लाख या उससे कम है, CSR एक्सपेंडिचर जो मिनिमम 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 135 क्लॉज 5, वो कितना है? 2% वाला 50 लाख तक ही आता है, तो CSR कमेटी नहीं बनानी। मतलब चाहे ये कंडीशन पूरी हो रही है, पर जब अपन ने अमाउंट कैलकुलेट किया CSR का तो वो अमाउंट 50 लाख तक किया है, तो CSR कमेटी नहीं बनानी। फिर CSR कमेटी का रोल कौन परफॉर्म करेगा? BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वैसे भी CSR कमेटी BOD का तो एक पार्ट होती है, अलग से नहीं बनानी, सीधा काम कौन कर देगा? BOD। ये वाला वर्जन पूरा ही हट गया। अब ये एक और जो वर्जन है, देखो आपको अगर ये इनकम टैक्स एक्ट के ऐसे सेक्शन नंबर और याद हो जाए तो आपकी चॉइस है, मेरा मानना है इस पे जरूरत नहीं। इस पे एक MCQ है, वो MCQ क्या है वो मैं आपको बताता हूं। 51 CSR आपके पूरे कोर्स का सबसे लेंदी पोर्शन है। में ही है, इसमें आ जाएगा। ये वो 135 क्लॉज 5, वो कितने परसेंटेज खर्च करने हैं? 3 साल हो गए तो 3 साल, बने हुए 2 ही साल हुए तो 2 साल, 2 एक की जगह 1 ही हुआ है तो फिर 1 साल के 2% ले लो। वो एवरेज में भी कहते हैं अलग अलग कनेक्शन है। पॉइंट कहाँ गया ये? एक्सेस एक्सपेंडिचर, ठीक है, पॉइंट मिला नहीं मेरे को। अच्छा इसमें आ जाएगा, नहीं ये तो ले लिया। मतलब उसमें सेंस ये है, अभी पता नहीं दिख नहीं रहा इसमें, या तो ये ज़्यादा हो गए। 1 सेकेंड रुको, वापस ओपन करते हैं। थ्योरी में ध्यान रख लेना, स्कोरिंग करनी है तो उतनी थ्योरी जब कोर्स चल रहा है हाथों से निकलनी चाहिए। अगर वो थ्योरी हाथों से निकलेगी तो एग्जामिनर आपको परेशान नहीं कर सकता, और अगर हाथों से नहीं निकाली तो फिर एग्जामिनर आपको धो डालेगा, बढ़िया वाला धो डालेगा, बिना सरफ साबुन लगाए धो डालेगा। जब ये सारे वर्ड थोड़ी लैंग्वेज आसान करके करोगे, ये देखो वो आ गया। कोई भी कंपनी CSR एक्टिविटीज किसकी मदद से चला सकती है? किसी सेक्शन 8 कंपनी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट और सोसाइटी। इसमें आपको इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नंबर डालना है, आपकी चॉइस है, वो याद ही नहीं होंगे, इतने क्लॉजेज हैं। सिंपल पे जाओ, कहाँ क्वेश्चन है। तो सेक्शन 8 कंपनी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट या सोसाइटी, इसके रूल से CSR एक्टिविटी चलाई जा सकती है। इसको बनाया किसने? खुद हमारी कंपनी ने,
जैसे रिलायंस का रिलायंस फाउंडेशन है, टाटा का टाटा फाउंडेशन है, विप्रो का अजीज प्रेमजी फाउंडेशन है, खुद हमारी कंपनी ने बनाया या गवर्नमेंट ने बनाया, उस पर सीधा भरोसा कर लो। लेकिन किसी और ने बनाया तो उस पर सीधा भरोसा नहीं कर सकते। पहले चेक करो, जैसी CSR एक्टिविटी हमें उससे करवानी है वैसी CSR एक्टिविटी चलाने का उसका एक्सपीरियंस है या नहीं। तो उसका कम से कम 3 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसी CSR एक्टिविटी चलानी है वैसी। पर कब? अदर। अगर हमने बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया, सीधा भरोसा कर लो, इसमें कोई 3 इयर्स के ट्रैक रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो टॉपिक्स क्या आपके डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग सीधा लास्ट में एक साथ पढ़ने पे जाते हो, गलत तरीका है। वही सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट सोसाइटी। अब इसमें देखो क्या आ गया, आपका ट्रैक रिकॉर्ड कितने सालों का होना चाहिए? 3 इयर्स का। तो इन्होंने बस ये बीच में इनकम टैक्स एक्ट और वाले ये सेक्शन नंबर ऐड किए हैं, कोई नया टॉपिक नहीं है, वही पुराना है सेम। और ये सेक्शन नंबर कोई खास काम के नहीं है। ये देखो पहले इसके बिना थे, अब उन्होंने ऐड कर दिया। एक CSR पे अगर आप लास्ट 3 ईयर से एवरेजली 10 करोड़ और मोर का खर्चा कर रहे हो, हर साल 10 करोड़ या ज्यादा का एवरेज CSR पे खर्चा कर रहे हो पिछले 3 सालों से, 10 करोड़ क्या छोटा अमाउंट है? नहीं। तो ऐसे केस में कुछ तो सुधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो हम कहते हैं इसमें कितना सुधार हुआ, क्या इंप्रूवमेंट हुई, इसका असेसमेंट करवाएंगे। किससे? इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसी से, जिसका 1 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड हो वैसे इंपैक्ट असेसमेंट का, और कम से कम 1 करोड़ के अमाउंट का उसने इंपैक्ट असेसमेंट किया हो। क्या इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसी सोशल सर्विस करेगी? पेमेंट तो लेगी। कितनी पेमेंट देंगे? उस साल के CSR एक्सपेंडिचर का मैक्सिमम 2% वर्सेस ₹50 लाख, विच एवर इज हायर। पहले क्या था, ये जो 5% वर्ड था, अब क्या हो गया? 2%। पहले वर्ड क्या था? लेस, अब वर्ड क्या हो गया? हायर। तो ये इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसी को क्या पेमेंट देनी है। तो ये आपके अमेंडमेंट खत्म। अब हम लेते हैं क्वेश्चंस। मतलब नया अमेंडमेंट मैं फिर कह रहा हूं नहीं आया, आपको भरोसा नहीं मेरी बात पर, मई 23 की RTP खोल के देख लेना, सेम अमेंडमेंट थे, सेम, बस वो 1 अप्रैल 23 वाला नया है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। भारत संस्कार लिमिटेड, इसका रजिस्टर्ड हरिद्वार में। केस स्टडी में हमेशा ध्यान रखना, कंपनियों पे जाना, वो लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड है, पब्लिक है, प्राइवेट है, वो पेड अप कैपिटल, नेटवर्थ, टर्नओवर, ये सब कुछ वर्ड दे सकता है। अब इसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल 300 करोड़, ये कभी किसी काम की नहीं होती। पेड अप कैपिटल 200 करोड़ है, चलो ये फिर काम की हो सकती है। अब कंपनी के BOD में सागर, देखो गौर से, कौन है? MD आते माइंड में क्लिक होना चाहिए, सागर। हरी, राही, संसार, नभ, ये डायरेक्टर्स हैं। जब भी क्वेश्चन में ये गिवन आ जाए ना, ऐसे डायरेक्टर और हैं, मान के चलो वो अगला टारगेट कहते हैं इसमें बनाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, बोर्ड रिपोर्ट पे साइन किसके आएंगे। फिर राजू कौन है? CS। सोनू कौन है? CFO। और मोती असिस्टेंट अकाउंटेंट, ये तो काम का ही नहीं है। देखो जब आप सेक्शन कहते हैं इसमें 134 क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 7 एक साथ पढ़ोगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग CFS, ये ऑथेंटिकेट कौन करेगा? गिवन है। तो ऑथेंटिकेशन कौन करेगा? चेयरपर्सन ऑफ कंपनी, अगर BOD ने ऑथराइज किया है। चेयरपर्सन को ऑथराइज नहीं किया है तो फिर ऑथेंटिकेशन किसका आता है? कहते हैं इसमें 2 डायरेक्टर्स का, जिसमें से एक कौन होना चाहिए? MD।
2 में से 1 एमडी। कंपनी ने सीईओ अपॉइंट किया तो उसके भी साइन आएंगे, सीएफओ अपॉइंट किया तो उसके भी साइन आएंगे, सीएस अपॉइंट किया तो उसके भी साइन आएंगे। तो देखो साइन किस किस के आएंगे, एक तो सागर के आने तय है, एक राजू के आने तय है, एक सोनू के आने तय है, और एक और कोई डायरेक्टर, इनके साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होने चाहिए। अगर बोर्ड रिपोर्ट होती तो वहां सीईओ, सीएफओ, सीएस ये वर्ड हट जाएंगे, फिर वो चेयरपर्सन ऑफ कंपनी ऑथराइज्ड बाय बीओडी या 2 डायरेक्टर के साइन आएंगे। तो देखो इसने पहला अपने साइन देखो मेनली किसके होने चाहिए, सागर, राजू, सोनू, 3 ये तो आएंगे। तो ये कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन किसके आएंगे, सागर, राजू, सोनू, ये तो ठीक है, पर एक और डायरेक्टर के भी आने चाहिए। तो ये नालायक ने उल्लू बनाया अपने को, बेवकूफ मत बनाओ। ये 3 वर्ड होंगे तो तय है, सागर, राजू, मोती गलत है, सागर, राजू, सोनू और संसार, एक और डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए। फिर वो कह रहा है बोर्ड रिपोर्ट पे किसके साइन आएंगे, बोर्ड रिपोर्ट पे 2 डायरेक्टर जिसमें से 1 एमडी। एमडी कौन था, सागर, तो ये तो आना तय, राजू सीएस था, सोनू सीएफओ है, तो ये गलत हो गए। एक हरी भी देख लेना, ऊपर डायरेक्टर होगा। अगर कंपनी फेल रहती है कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करने में एजीएम से, तो क्या होगा, इनाम मिलेगा। किसको मिलेगा, कंपनी और उसके डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स। अब डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स में से किसको मिलेगा, एमडी, सीएफओ। अगर ये दोनों नहीं है तो वो डायरेक्टर जिसको बीओडी ने ऑथराइज किया, अगर वो भी नहीं है तो ऑल डायरेक्टर्स। तो लायबल कौन है, कंपनी, एमडी, सीएफओ, ये पेनल्टी के लिए लायबल। कोई पूछे कितनी पेनल्टी, 10,000 मिनिमम, बढ़ानी कितनी है, 100 पर डे। कितनी बढ़ेगी, कंपनी पे 2 लाख, नालायक ऑफिसर्स पे 50,000। फिर कंपनी अपनी सारी बुक्स डिस्ट्रॉयड करना चाहती है वाउचर्स के साथ, क्या है, सही है, नहीं। 8 ईयर्स तक तो बुक्स मेंटेन करनी है, और उसमें भी अगर सीजी ने ऑर्डर दे दिया 128 क्लॉज 5 में, तो 8 ईयर से ज्यादा भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट लेस देन 8 ईयर्स, मतलब कम से कम 8 ईयर्स तो मेंटेन करनी है। इंटरप्रिटेशन बहुत कम बच्चे करते हैं जबकि एग्जाम में 9 से 10 नंबर का आएगा। कंपलसरी क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन के होंगे, करना चाहिए। इंटरप्रिटेशन में देखो, प्राइमरी रूल्स वर्सेस सेकेंडरी रूल्स, इंटरनल एड्स वर्सेस एक्सटर्नल एड्स। मेन लड़ाई अगर किसी ने नहीं कर रखा इंटरप्रिटेशन तो ये जरूर कर जाना, प्राइमरी रूल्स, इंटरनल एड्स, ये हमेशा करनी चाहिए। खैर, अ मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन विच ब्रिंग इनटू इफेक्ट प्रोविजन, देखो हिंट का है, फॉर इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल जिनके साथ पहले कुछ गलत हुआ था। सोसाइटी में अनफेयरली ट्रीटेड पर्सन्स इन पास्ट, ये अंडर प्रिविलेज पर्सन, जैसे आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स ले लो, उनके साथ पहले गलत ही किया अपर कास्ट ने, पर अब वो भी गलत कर रहे हैं। एक गलत दूसरे गलत को सही कैसे करेगा। एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर ने उनको एक्सप्लॉइट किया था, बेचारे को पेमेंट ही नहीं देते थे पूरी, जब मुड़ जाए एम्प्लॉयर कूट जाता था उससे, तो उसको बोलते हैं बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। मैंने बोल्ड कर रखा है आंसर, आपका टाइम बचेगा। विल लिमिटेड ने 15% शेयर्स खरीदे ओम लिमिटेड के ईयर 2018 में, चलो ठीक है। ईयर 2020 इट फॉर्म अ ट्रस्ट फॉर एम्प्लॉयज एंड डोनेटेड इट्स 15% शेयर्स ऑफ ओम लिमिटेड अलॉन्ग विद 10 लाख टू द ट्रस्ट एंड बिकम इट्स ट्रस्टी। ये सेक्शन 19 है। सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग के शेयर्स नॉर्मली नहीं खरीद सकती, पर कुछ एक्सेप्शन है जिसमें वो खरीद सकती है। एक एज अ ट्रस्टी, एक एज अ एलआर और एक बिफोर इट बिकम सब्सिडरी। यहां देखो, विल लिमिटेड के पास ओम लिमिटेड के शेयर्स हैं, कौन से ईयर में, 2018। ओम लिमिटेड ने फरवरी 23 में विल लिमिटेड के 55% शेयर्स कर लिए, तो यहां से तो ये होल्डिंग कंपनी हो गई, और विल लिमिटेड कौन सी हो गई, सब्सिडरी। सब्सिडरी कंपनी
नहीं, शेयर्स कब खरीदे थे? सब्सिडरी बनने से पहले, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये ऐसे शेयर्स होल्ड कर सकती है? यस, प्रायर टू बिकम अ सब्सिडरी। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी डेट काउंट करो जो पेबल 100 डेज आफ्टर साइट है और साइट कराई गई 4th में। देखो आफ्टर वर्ड ध्यान रखना, आफ्टर का मतलब इस डे को काट दो। तो अब मई के कितने दिन लेने हैं आपको? 31 का होता है, 4 नहीं लिए, 27। जून के कितने दिन लेने हैं? 30। जुलाई के कितने दिन लेने हैं? 31। अब आपने कितने डेज लिए हैं यहाँ? 100 डेज। तो 31 प्लस 30, 61 प्लस 27, 88। अगस्त के और कितने चाहिए? 12। तो 12 अगस्त टाइमिंग आ रही है, तो ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है, प्लस 3 डेज। क्या आया? 15 अगस्त। 15 अगस्त पहले से डिक्लेयर्ड हॉलीडे है, तो पेमेंट कब होगी? 14 अगस्त। सिंपल। निवेश प्राइवेट लिमिटेड ने 9% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इश्यू किए 10 लाख के। डायरेक्टर्स ने लिस्ट करवा दिया। कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद ये लिस्ट हुए, आपको बताना क्या है, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। सेक्शन 2A बहुत बढ़िया सेक्शन है, नवंबर 22 में उसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। कुछ कंपनियों की सिक्योरिटीज लिस्टेड है, फिर भी वो लिस्टेड कंपनियां नहीं है। अगर आप नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज लिस्ट करवा रहे हो, पब्लिक प्राइवेट से फर्क नहीं पड़ेगा, नॉन कन्वर्टेबल, चाहे वो डेब्ट सिक्योरिटीज है चाहे प्रेफरेंस शेयर्स, आप लिस्टेड कंपनी नहीं हो। सेकंड, आपने इक्विटी शेयर्स लिस्ट कराए पर कहां पर? ओनली स्टॉक एक्सचेंज, जबकि लिस्ट कहां होनी चाहिए? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो फिर आप लिस्टेड नहीं हो। तो लिस्टेड कंपनी वो कंपनी है जिसने अपनी या तो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज या इक्विटी शेयर्स कहां पर लिस्ट करवाए? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, सेबी एफिलिएटेड स्टॉक एक्सचेंज, वो लिस्टेड है, तो ये लिस्टेड नहीं हुई। कंपनी अपनी कैपिटल रिड्यूस करना चाहती है, सा प्रिपेयर करा था, देखो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर बनानी थी, तो मिस्टर शाह ने जानबूझकर राम्या का नेम उड़ा दिया जो इस रिडक्शन को ऑब्जेक्ट कर रहा था। इस महापुरुष को 447 का इनाम मिलेगा, सेक्शन 66 पढ़ लेना। आईसीए ने एक गलती की है। गलती क्या की? वो इंडियन पीनल कोड का भी सेक्शन ले आई जो अपने कोर्स में ही नहीं है, अब ये रटना है। और साथ में 447 तो मिलेगा, 417 ऑफ आईपीसी भी लगता है, तो इसको दोनों जगह नाम मिलेगा। 447 कंपनीज एक्ट और आईपीसी, ये नहीं लाना चाहिए था। जो कोर्स में नहीं है वो क्यों ला रहे हो? आईपीसी अपना कोर्स का पार्ट ही नहीं है, पर अब दे दिया तो ध्यान रखो। विचार विमर्श लिमिटेड ने एजीएम बुलाई। देखो एजीएम कब बुलाई? बहुत सारी जगह काम आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहते हैं अडॉप्ट करने के लिए। कॉरम नहीं आया, मीटिंग एडजॉर्न हो गई, और एडजॉर्न मीटिंग कब हेल्ड हुई? 27 सितंबर 22। एनुअल रिटर्न कब तक फाइल करना है? एनुअल रिटर्न में सिंपल सेक्शन 92 क्या कहता है? डेट ऑफ एजीएम से विदिन 60 डेज। एजीएम कौन से दिन हुई? 20th, पर उस दिन क्या नहीं आया आपका? कॉरम नहीं आया, तो एक्चुअल में एजीएम कब हुई? 27। अब 27 सितंबर से आपको 60 डेज में एनुअल रिटर्न फाइल कर देने चाहिए। अब सब्जेक्टिव लेते हैं या डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। पेड अप कैपिटल लाइक गोल्डन शूज लिमिटेड की 25 लाख डिवाइडेड इनटू 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। बहुत खुशी की बात है, कुछ शेयर होल्डर के पास 2,500 इक्विटी शेयर्स है, वो रेजिडेंट ऑफ लंदन है, जहां पर एक फॉरेन रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। अरे ये तो सिंपल है, सेक्शन 88 क्लॉज 4। फॉरेन रजिस्टर जिस दिन ओपन किया उसके विद इन 30 डेज में फॉर्म MGT 3 में उसकी डिटेल किसको फाइल करनी है? ROC। मेरे वाले स्टूडेंट को तो मैंने क्लास में ऑलरेडी बता रखा है, पर अगर आप लोग RTP देख रहे हो और मुझसे नहीं पढ़ रखे, डेटा सबकी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। एक सिंपल चीज ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट में 90% ROC को फाइलिंग कब तक करनी है? उसका आंसर है 30 डेज। आप 30 डेज कभी याद मत करो,
10% याद करो जहाँ 30 डेज नहीं है, तो कुछ जगह उसका आधा है 15, कुछ जगह उसका डबल है 16। 30 मत याद करो, वो तो वैसे ही आएगा। तो ये कह रहा है कि भाई जो आपने फॉरेन रजिस्टर ओपन किया इसके बारे में आरओसी को कब तक बताना है, फॉर्म MGT3 विद इन 30 डेज। जिस दिन ओपन किया उससे 30 डेज में फॉर्म नंबर तो एक खा ही गया, कोई बात नहीं। सात्विक प्राइवेट लिमिटेड है, ये 25 अप्रैल 2020 को बनी। इसने एओए में साफ शब्दों में देखो क्या लिखा हुआ है, कंपनी कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट नहीं करेगी। मतलब ये सेक्शन 50 का क्वेश्चन है। सेक्शन 50 की शुरुआत की लाइन क्या कहती है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एओए अ कंपनी में एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस। एओए में लिखा हुआ बात तो कॉल्स इन एडवांस ले सकती है, वरना नहीं। एक सेक्शन 6 है कंपनीज एक्ट का, वो कहता है सर नॉर्मली तो कंपनीज एक्ट क्या होता है, सुपीरियर होता है सेक्शन 6, पर सेक्शन 6 में आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट सम टाइम एओए ऑफ कंपनी सुपीरियर देन कंपनीज एक्ट। उसको मैंने या आपने इतनी औकात नहीं दी है, खुद कंपनीज एक्ट ने दी है। एओए में क्या लिखा हुआ है, आप कॉल्स इन एडवांस नहीं लोगे, ठीक है। अब कंपनीज एओए को क्या करना चाहती है, चेंज। अब आपको बताना है क्या एओए में ऐसा प्रोविजन लगाया जा सकता है या इसको वॉइड मानेंगे, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने सेक्शन 6 भी कनेक्ट किया है, सेक्शन 50 को भी लाया है। ये देखो 50, कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है कॉल्स इन एडवांस अगर कंपनी को इसके लिए किसने ऑथराइज किया, उसके एओए ने। अगर एओए ने ऑथराइज नहीं किया, नहीं तो फिर आप कहते हैं इसमें कॉल्स इन एडवांस नहीं लिख सकते। साथ में 6 मिक्स किया है, बहुत कम बच्चे लिखेंगे, ये भी ध्यान रखो। तो देखो एओए जो है वो कह रहा है कि सर आप नहीं लोगे, तो ये जो प्रोविजन है ये वैलिड है। चलो डिविडेंड, दो सिचुएशन बताइए। ये कंपनी का नाम है, देखो निधि बढ़ाया, निधि बढ़ाते ध्यान रखो 100 रुपये या उससे कम का डिविडेंड है, तो सेक्शन 127 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है 100 रुपया कम का डिविडेंड पर शेयर होल्डर बहुत गरीब डिविडेंड है, उसके लिए आप डिविडेंड वारंट इश्यू करोगे, उसमें खर्चा लग जाएगा, तो आपको अलग से वारंट नहीं भेजना। आप क्या करो, लोकल लैंग्वेज जहाँ निधि कंपनी है वहाँ के न्यूज़पेपर में एंड नोटिस बोर्ड ऑफ निधि कंपनी पर 3 महीने के लिए लिख दो कि जिसका डिविडेंड है ले जाओ निधि कंपनी में। और डिविडेंड डिक्लेयर कब हुआ, इस दिन। पे कब हो रहा है, इस दिन। सेक्शन 127 क्या कहता है, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसके विद इन 30 डेज में पेमेंट हो जानी चाहिए। फर्स्ट 30 डेज का कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं तो 127 क्लॉज 1 क्या कहता है, कंपनी को 18% पर एनम की रेट पर डिलेड पीरियड के लिए क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, फर्स्ट 30 डेज नो इंटरेस्ट। अब जो रिमेनिंग डेज है जब आपने नहीं दिया उसका इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम लगेगा। आपने पेमेंट कब की है, 23/10/22, 25 प्लस 30 डेज कर दो पहले तो, जिसका कोई नहीं लगेगा। तो 8 का मतलब अगस्त, तो अगस्त के कितने दिन आए, 6 और ले लो। सितंबर के कितने ले लो, 24, तो 24 सितंबर तक तो कुछ भी नहीं देना। अब आपको देना कब से पड़ेगा, 25 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर। तो 25 सितंबर, सितंबर मतलब 30 का, तो 6 दिन हो गए सितंबर के, और 23 डेज हो गए अक्टूबर, मतलब 29 डेज का देखो लमसम आपका इंटरेस्ट लगेगा उस रेट पे। देखो 800 रुपीज, 18% डिवाइडेड बाय 100, 29 डेज डिवाइडेड बाय 365,
फर्स्ट 30 डेज का कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो वो जो भी अमाउंट आया। फिर एक और चीज दी है क्या इसने, वेदर जिपांति लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22। इसको प्रॉफिट नहीं हुए, अगर इसने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए हैं तो उनका डिविडेंड उस साल तो दिया ही नहीं जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट के लिए क्यूमुलेट हो जाएगा। डिविडेंड का क्वेश्चन तो हमेशा आसान आता है। नेक्स्ट एक बार रीडिंग मारो, देखो येलो प्राइवेट लिमिटेड वो प्रीमियम क्वालिटी के रेटल टॉयज बनाती है, ह्यूज मार्केट है। कंपनी ने स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया है 2022-23। एंगेजमेंट लेटर ऑफ ऑडिटर वाज साइंड विद द क्लॉज दैट फीस टू बी म्यूचुअली डिसाइडेड। डायरेक्टर आपसे पूछ रहे हैं रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में बताओ। सेक्शन 142 फर्स्ट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कौन अपॉइंट करता है उसे, बीओडी, तो वो डिसाइड करेगा। सब्सिक्वेंट ऑडिटर किस में अपॉइंट होता है, एजीएम में, तो एजीएम डिसाइड करेगी। एजीएम में जो डिसाइड हुआ या अदर मैनर, ये बहुत कम बच्चे जानते हैं। इसके ऊपर एमसीक्यू और इसके ऊपर सब्जेक्टिव बना दिया। और इन सच मैनर एज कंपनी इन जनरल मीटिंग में डिटरमाइन, ये जनरल मीटिंग फिक्स है, एजीएम में। आपने जनरल मीटिंग में क्या कहा कि सर फीस म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे बाद में मिल बैठ के, उस समय नहीं किया, बाद में कर लेंगे, तो ये तरीका किस में बताया गया, जनरल मीटिंग में वैलिड है। तो रेम्यूनरेशन या तो जनरल मीटिंग में फिक्स करती या उस तरीके से, हमें कोई दिक्कत नहीं। श्री लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच। कुछ शेयर होल्डर ने ओपिनियन बताई कि सर शेयर्स में ट्रेडिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, वो कह रहे हैं शेयर्स की फेस वैल्यू को घटा दो और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दो। देखो दो चीजें हैं, एक है 61 ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, दूसरा है 66 रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। रिडक्शन हमेशा पेड अप कैपिटल या ऑथराइज सब्सक्राइब कैपिटल से होगा। रिडक्शन पेड अप और सब्सक्राइब, और अगर आप पेड अप और सब्सक्राइब को कम नहीं कर रहे, बस ये तो आप कह रहे हो कि सर जो ऑथराइज कैपिटल है उसको चेंज कर दो, शेयर की वैल्यू कम करो और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दो, ये ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल है, 61 आएगा। तो कंपनी को अगर एओए में ऑथराइज कर रखा है तो वो अपने शेयर को इस तरीके से सब डिवाइड कर सकती है, स्प्लिट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। 64 आरओसी को इन्फॉर्म करेंगे। तो आप केवल शेयर की फेस वैल्यू चेंज करना चाहते हो, तो अगर एओए में लिखा हुआ है तो आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज। एक चीज ध्यान रखना, एक कंफ्यूजन था, फिर इन्होंने May 24 में दूर कर दिया। रिडक्शन में नो डाउट ऐसा आता है, जो ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल था कुछ जगह ओआर और कुछ जगह एसआर था, अब इन्होंने साफ शब्द में लिख दिया ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल करना है, मतलब कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर, तो सीधा ओआर पास होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ध्यान रखना है रेजोल्यूशन। एक कंपनी ने सिक्योर्ड डिपॉजिट्स लिए 80 करोड़ के 30 जून इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो रीपेबल आफ्टर 3 इयर्स। तो डिपॉजिट्स का ड्यूरेशन मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स। चार्ज क्रिएट किए, पर आप देखो गौर से, कंपनी ने क्या लिए हैं, सिक्योर डिपॉजिट्स। ठीक है, अगर आप सिक्योर डिपॉजिट्स इनवाइट कर रहे हो तो डिपॉजिट्स कभी भी पार्शली सिक्योर्ड नहीं होंगे, फुल्ली सिक्योर्ड होंगे। पार्शली सिक्योर्ड को अनसिक्योर्ड डिपॉजिट बोलते हैं। जो डिपॉजिट का अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट, उतने अमाउंट के डिपॉजिट सिक्योर होने चाहिए, उससे कम है तो अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। पार्शली सिक्योर्ड डिपॉजिट इक्विवेलेंट टू अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, ये दिमाग में फीड कर लो। एक बात। दूसरी बात, डिपॉजिट्स के लिए आप कौन सी एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करोगे, ओनली टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा। तो आप 80 करोड़ के ले रहे हो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 इयर्स के लिए, चार्ज क्रिएट किया,
लैंड एंड बिल्डिंग पे करो कोई दिक्कत नहीं, प्लांट एंड मशीनरी पे करो कोई दिक्कत नहीं, फैक्ट्री साइड पे करो कोई दिक्कत नहीं, ट्रेडमार्क गुडविल पे नहीं। ये कौन से एसेट्स हो गई? इंटेंजिबल। एक चीज ध्यान रखना, इंटेंजिबल एसेट्स पे डिपॉजिट वाले चैप्टर में कोई चार्ज नहीं है, पर अगला जो चैप्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज है उसमें क्रिएट कर दो कोई दिक्कत नहीं है, डिपॉजिट वर्ड से कनेक्ट। तो आपने कितनी एसेट्स पे क्रिएट किया? 80 करोड़। तो ये 80 करोड़ इंटरेस्ट कौन देगा भाई? 12% पर एनम 3 साल का, वो तो किया ही नहीं। तो ये डिपॉजिट्स कौन से हो गए? अनसिक्योर्ड। डिपॉजिट सिक्योर्ड वाले इनवाइट कर रहे हो तो 100% सिक्योर्ड होने चाहिए, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, वो हुआ ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अदर लॉ में आ गए। संजीव डीलिंग इन हाई क्वालिटी टिम्बर, अमित परचेज करना चाहता है क्रेडिट पे जो उसके घर के हाउस के लिए चाहिए, प्रमोद ने दिए गारंटी। संजीव कौन है? क्रेडिटर। अमित कौन है? प्रिंसिपल डेटर। और प्रमोद कौन है? श्योरिटी। अगर गारंटी पे क्वेश्चन आया, आपने ये फिल्टरिंग कर ली, आपका आधा क्वेश्चन सही हो जाएगा। संजीव सप्लाइड द रिक्वायर्ड टिम्बर टू मिस्टर अमित। अमित embarrassed and contracts with his creditor to assign to them his property in consideration of their releasing him for their demands. संजीव ने केस फाइल कर दिया प्रमोद के अगेंस्ट में, फिर पेमेंट। प्रमोद कौन है? श्योरिटी। अब आपको डिसाइड करना है क्या संजीव प्रमोद से पेमेंट क्लेम कर सकता है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, वैसे तो श्योरिटी की लायबिलिटी कौन सी होती है? सेकेंडरी, पर वो किसके कहते हैं इसमें को एक्सटेंसिव होती है? प्रिंसिपल डेटर। तो अब ये क्या कह रहा है कि आपने जैसे ही एसेट्स ले ली दूसरी, भाई उसने कहा ना लोन के बदले में एसेट्स दे दो, तो एसेट्स लेते ही कौन डिस्चार्ज हो गया? प्रिंसिपल डेटर। बाय वन गेट वन फ्री, प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज, साथ में श्योरिटी भी डिस्चार्ज। इसने कहा ना, इसने अपने क्रेडिटर से कहा कि सर मेरी प्रॉपर्टी ले लो, किसके बदले में? ड्यूज के बदले में। तो क्रेडिटर ने एसेट्स ले ली डेब्ट के बदले में, तो कौन रिलीज हुआ? प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर रिलीज 134 कहता है बाय वन गेट वन फ्री, श्योरिटी भी रिलीज। नेगोशिएबल, विभव ने एंडोर्समेंट किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 35,000 का ऋषभ के फेवर में। देखो ये सेक्शन 57 एग्जाम में भी आ गया, फिर भी ध्यान रखना 57 कोर्स में नहीं है, पर पता नहीं ऐसे इसके पीछे पड़ी हुई, कोर्स में नहीं है तो भी पीछे पड़ी हुई, तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। मेन एग्जाम में दे दिया इसने एक बार तो इसको, ठीक है। 57 एलआर के सेंस में, अगर मान लो कोई पर्सन मर गया, उसकी इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट है, तो क्या उसका एलआर कंप्लीट कर सकता है? नो वे। तो बिफोर द सेम कुड बी डिलीवर्ड टू ऋषभ, वैभव पास्ड अवे, डेथ हो गई। सोमेश वैभव का सन है, वो एलआर है, उसने उसके फादर के डेथ के बारे में बताया। अब बेटा फादर की इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट करना चाहता है, नहीं कर सकता। एलआर डिसीज पर्सन की इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट नहीं कर सकता। सोमेश वैभव का सन उस इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकता। बस वो लॉजिक पिक कर लो। जीसी, मिसेस नीलू चंद्रा डायरेक्टर है लड्डू स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड की। एक बार वो सप्लायर के साथ डील कर रही थी, तो सीक्रेट कमीशन, सेक्शन 13 जेंडर एंड नंबर, जीसी एक्ट। मस्कुलिन जेंडर में फीमेल जेंडर भी कहते हैं इसमें इंक्लूड होती है, मेल जेंडर के अंदर फीमेल जेंडर भी आएगी, फीमेल में मेल कभी नहीं। अब देखो सेक्शन 166 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है, अगर डायरेक्टर कोई भी ऐसे अनड्यू गेन और एडवांटेज लेता है, ठीक है, तो हिमसेल्फ, रिलेटिव्स, पार्टनर्स, डायरेक्टर गिल्टी फाउंड होता है। वर्ड क्या लाया? ही।
ये है सी, वो कहती है मेरी तो कोई लायबिलिटी नहीं, क्या बच जाएगी? मस्कुलिन जेंडर में फीमेल जेंडर इंक्लूड होता है, वो नहीं बचेगी, वो लायबल रहेगी। ठीक है, लास्ट लेते हैं इंटरप्रिटेशन। विदाउट प्रीजुडाइज को हार्मोनियस एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में एक्सप्लेन करो। देखो 3 वर्ड्स आए, ए कैन नॉट विद स्टैंडिंग, ये स्लो क्यों चल रहा है? तो एक तो कनेक्शन किसका है? नॉट विद स्टैंडिंग। एक होता है सब्जेक्ट टू और एक होता है विदाउट प्रीजुडाइज। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब हमारे सामने वो प्रोविजन स्टैंड नहीं करेगा, तो कैन बी ओवरराइड। सब्जेक्ट टू, सर हम तो सब्जेक्ट टू यू हैं, तो इसका मतलब हमारा वाला प्रोविजन कहते हैं इसमें क्या हुआ? इंफीरियर हो गया, तो सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन, तो ये अदर प्रोविजन क्या हो जाएगा? सुपीरियर। तो नॉट विद स्टैंडिंग जिसको हम ओवरराइड कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू जिसको ओवरराइड नहीं कर सकते, विदाउट प्रीजुडाइज इक्वल। लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, साथ में लेके चलो। तो विदाउट प्रीजुडाइज क्या करता है? बैलेंस करता है कि एक प्रोविजन दूसरे के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा, दोनों को साथ साथ लेना है। अब इसने एग्जाम्पल पूछा, 4 क्लॉज 3 दिया है, विदाउट प्रीजुडाइज द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 अ कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड विद द नेम विच कंटेन्स। देखो ये इसने दे दिया, ये थोड़ा भारी एग्जाम्पल है। विदाउट प्रीजुडाइज का सिंपल सेंस क्या लेना है? पर्टिकुलर प्रोविजन वुड नॉट रेस्ट्रिक्ट और लिमिट द ऑपरेशन एंड जनरलिटी ऑफ प्रीसीडिंग जनरल प्रोविजन। एक प्रोविजन दूसरे को क्या नहीं करेगा? ओवरराइड नहीं करेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है, और अगर नॉट विद स्टैंडिंग होगा हम ओवरराइड करेंगे, सब्जेक्ट टू वो हमें ओवरराइड करेगा क्योंकि हम तो उसको हाथ जोड़ेंगे। तो ये 3 पार्ट होते हैं इंटरप्रिटेशन के। तो मेरे साइड से देखो, ये आरटीपी की क्लास यहां पर कहते हैं इसमें खत्म हो चुकी है। बेस्ट ऑफ लक।